नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी सेशेल्स की यात्रा पर है। नरेंद्र मोदी वहां डांस देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी वहां का सबसे बड़ा अवार्ड ले रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल कह रहा है नरेंद्र मोदी को 34 देशों ने अपना सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार दे दिया। नरेंद्र मोदी इन पुरस्कारों के ताज बादशाह हो गए। नरेंद्र मोदी के इस बेताज बादशाह बनने से लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। खुशियां मनाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी हमारे डांस देख रहे हैं। कितने अच्छे से देख लीजिए। इसके पहले भी आपको याद होगा वो डांस देखते रहे। आ गया डांस डांस, जहां जाते हैं डांस देखते हैं। नरेंद्र मोदी को डांस देखने की लड़कियों के बेहद बेहतरीन उनको चस्का है। हर जगह डांस देखते हैं लड़कियों का, तो यहां पर भी देखा। पुरस्कार भी लेते हैं। 34 पुरस्कार, रिकॉर्ड टूट गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिल्लाते थे, उनके पीछे 125 देश दौड़ते थे, लेकिन पुरस्कार नहीं मिलते थे। किसी ने बहुत ज्यादा इस काबिल नहीं समझा कि पुरस्कार दिया जाए, या उन्होंने ही शायद काबिल नहीं समझा। जो भी हो, सेशेल्स ने भी दे दिया। जानते हैं सेशेल्स कौन? दक्षिण अफ्रीका का एक छोटा सा टापू है। उस टापू में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी कम लोग रहते हैं। 1,21,000 लोग टोटल आबादी, पता है आप? और वहां पर पूरा बाकी वहां पर कछुए हैं। नरेंद्र मोदी ने कल वहां कछुए भी देखे। अपने अंडमान के निकोबार के कछुओं के लिए तो जीवन खतरे में पड़ गया, क्योंकि मजबूरी है, अडानी को देना है। तो अब बेचारे वो हजारों साल पुराने जो कछुए हैं उनका अब जीवन खत्म हो रहा है। लेकिन अब क्या करें? तो नरेंद्र मोदी ने वहां जाके कछुए देखे, अपने यहाँ के नहीं देखे, वहां देखे। और इस तरह से नरेंद्र मोदी ने दुनिया में अपनी विश्व नीति यानी विदेश नीति इतनी सशक्त कर दी है कि अब दुनिया में डंका बज रहा है, डांस दिखाए जा रहे हैं, पुरस्कार दिए जा रहे। लेकिन जब भारत किसी युद्ध में फंसता है तो एक भी दुनिया का देश हमारे साथ नहीं खड़ा होता है। सिंगल कंट्री हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। क्यों नहीं खड़ा हुआ भाई? बड़ी गलत बात है। हमें पुरस्कार दे देता है, हमारे साथ खड़ा नहीं होता। युद्ध में हम हार जाते हैं। हालत यह हो जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चिल्ला चिल्ला करके भारत के विदेश मंत्री के सामने घोषणा कर देता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कि भारत को हमने हरा दिया, भारत के राफेल मार गिराए, भारत के सैनिक मार गिराए। लेकिन भारत का रक्षा मंत्रालय मंत्री संसद के भीतर कहता है नहीं, कोई भी सिंगल कैजुअल्टी नहीं हुई, एक भी सैनिक नहीं मारा गया। 1 साल बाद वो बताते हैं कि भारत के 6 सैनिक मारे गए। जी हां, 1 साल तक दबाए रखा। सोचिए आप कितनी क्षमता है पचाने की, दबाने। 1 साल तक उन शहीदों के परिवार भी नहीं बोले कि हमारा बच्चा शहीद हो गया। किसी ने नहीं बोला। आपको याद होगा गालवान में हमारे 20 सैनिक, एक हमारा जिनमें मेजर था, वो मारे गए थे, शहीद हुए थे। चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली थी। नरेंद्र मोदी ने लेकिन कह दिया था कि न कोई घुसा है न कोई घुस आया, ना ही मरने का बताया। बाद में हालांकि लाशें आ गई थी, सामने आ गई थी। अब इसीलिए नरेंद्र मोदी उन्हें सलामी भी देने नहीं गए। लेकिन अब आप देख लीजिए, चाहे जो मारा जाए, चाहे जो हो जाए, बिल्कुल नहीं। जैसे भी राम मंदिर में चोरी हुई, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं,
इतने बार तो न मोहम्मद गजनवी ने लूटा न किसी और ने लूटा। साहब 24 बार चोरी हुई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो पुलिस कह रही है, जो उसके पास आ रहा है, एविडेंस आ रहा है। 24 बार वहां से वो किया गया और चोरी की। आपको याद होगा एक 1990 की एक दिखाता हूं फोटो, ये माया एक पत्रिका हुआ करती थी, उसमें छपा था, भाजपा राम का क्या नाम भुना पाएगी। तो भाजपा उस समय राम का नाम भुनाने की पूरी साजिशें रच रही थी, साजिश नहीं, रणनीति रच रही थी। और उस रणनीति के तहत उसने इस देश को झोंक दिया मौत के मुंह में। जी हां, मौत के मुंह में। ये वो है दोनों लोग, ये है लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे हैं मुरली मनोहर जोशी। इन्होंने भुनाया और सरकार बन गई बीजेपी की। आपको पता है, पहली बार कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने बीजेपी की, किसी राज्य में अपनी सरकार बनी। देश की सरकार तो उनके सहयोग से चली रही थी, वीपी सिंह की सरकार। अब आप सोचिए, ये सारे काम हुए। राम मंदिर पे अटैक हुआ नहीं, मंदिर तो था ही नहीं, मस्जिद पर अटैक हुआ। मंदिर तो अब बना है, मंदिर तो कभी था ही नहीं। इतिहास यही कहता है, पुरातत्व विभाग के से जो प्राप्त हुए हैं उनसे यही पता चलता है कि मंदिर का कोई, हिंदू मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिलता है। यह साइंटिफिक एविडेंस। लेकिन चलिए, जो भी है, तो इसीलिए तो अब मंदिर बनाया है तो चोरी करने का हक है। और चोरी क्यों, ये तो हमारा हक है, हम उसमें कुछ भी करें। आपने चढ़ावा चढ़ा दिया, भूल जाइए। ये है, ये रणनीति होती है। तो मोदी जी डांस देखेंगे और डबल इंजन की सरकार ये करेगी। ये देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए दोनों का। डबल इंजन क्या कर रही है? तो साहब, लखनऊ में आग लगती है, बच्चे भुन जाते हैं बिल्कुल कायदे से, जैसे मुर्गा रोस्टेड हो जाता है वैसे। और इसी तरह प्रयागराज में हाईवे पे भयंकर गड्ढों के कारण दुर्घटना होती है, दर्जनों लोग मर जाते हैं। और फिर गंगा एक्सप्रेस वे अभी बना, इसमें 2 दर्जन लोग मर चुके इतने दिन में। और फिर बदलाव की बात कर, उधर नरेंद्र मोदी इसी तरीके से बलात्कारियों को संरक्षण देंगे, चोरों को संरक्षण देंगे, पेपर लीक माफिया को संरक्षण देंगे, और तमाम तरह से जो ये करेंगे। इससे भी बच्चे मरते हैं, अच्छा है, आबादी कम होती है। यही तो किया है नरेंद्र, बेहतरीन। लेकिन विदेश नीति की बात अब कर लेते हैं। विदेश नीति इतनी अच्छी इन्होंने बनाई कि गाजा पर भारत ने चुप्पी साध ली। कहा इजराइल हमारा फादरलैंड है, हम गाजा पे कैसे बोले, क्योंकि ये नरसंहार, बच्चों की हत्याएं, जीवन खत्म करने का काम यही तो कर रहे हैं। हम गोधरा पे, वो हमारे नहीं बोले थे, हम इसमें नहीं बोले। गोधरा में हमने मरवाए थे, इजराइल नहीं बोला था। तो अब इजराइल मारेगा। ये तो ह्यूमन राइट कमीशन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसमें जस्टिस मुरलीधरन, उनकी टीम ने एक्सपोज कर दिया कि कुछ सिर्फ वक्त में वहां पर 20,000 से अधिक बच्चे टारगेट किलिंग किए, छोटे छोटे बच्चे मार डाले, टारगेट करके मार डाले। ये नहीं कि एक्सीडेंटली मर गए, टारगेट मारे। और ये अभी संख्या पूरी नहीं है, संख्या इससे भी बहुत ज्यादा है, यह बात उन्होंने कही। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साधी, दुनिया बोली, दुनिया के तमाम देशों ने इजराइल पे प्रतिबंध लगा दिया, और बहुत कुछ हुआ। और इसका नतीजा क्या है? गाजा नरसंहार पर जब भारत नहीं बोला, फिलिस्तीन के मसले पर नहीं बोला, जिस पर एक स्टैंड होता था भारत का, तो लाखों फिलिस्तीनी परिवार विस्थापित हो गए। भारत के पूरे जनमत का ना तो भारत ने सम्मान किया ना कुछ। और इसी का नतीजा हुआ जब पश्चिम एशिया का संकट आया। तो पश्चिम एशिया के संकट के वक्त में भारत को किसी ने नहीं पूछा, तो मध्यस्थता करने का जिम्मा किसने संभाला? उस पाकिस्तान ने, जिसे हम कहते थे अशांति का देश है, जिसे हम कहते थे आतंकियों का देश है, वो देश शांति स्थापित करा रहा था।
और आज पूरी दुनिया के देश उसे थैंक यू पाकिस्तान कह रहे हैं। कौन सी भी देश नहीं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी अवार्ड ले रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि कौन सी विदेश नीति। यही वजह है कि आज भारत की इज्जत हर जगह खाक हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप भारत को बेइज्जत कर रहा है। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को हिज एक्सीलेंसी कह के संबोधित कर रहे हैं, जो कभी नहीं हुआ। मालिक हो गया है हमारा। क्यों हो गया? तब हमें राहुल गांधी का वह बयान सुनना होगा जो उन्होंने कहा था कि कैसे जो स्थिति है कि झुक करके खड़ा हो गया है नरेंद्र मोदी, क्योंकि सुन लीजिए। मैं आपको बता देता हूं, ये बचेंगे नहीं, ये नहीं बच सकते, क्योंकि एप्स्टीन फाइल, अदानी का केस कभी ना कभी तो खुलेगा। अब राहुल गांधी ने यह बात बताई थी बहुत दिन पहले। अब स्थिति है कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक करके अडानी का केस बंद करवाने का समझौता कर लिया। अडानी ने भी कह दिया कि हम आपके यहां 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे, आपके देश में लगा देंगे, और उसके अलावा जो जुर्माना आप लगा रहे हैं वो भी दे देंगे, साहब माफ कर। नरेंद्र मोदी इसकी वकालत करने गए। भाई बात बन गई, अदालत में पहुंच गया कि यह केस वापस लिया जाए। लेकिन वहां ना तो जस्टिस गोगोई थे, ना ही जस्टिस चंद्रचूड़ थे, ना ही जस्टिस गवई थे, और ना ही जस्टिस सूर्यकांत थे। तो वहां का जो जज है, छोटा सा जज, उस जज ने राष्ट्रपति को कह दिया हम इससे संतुष्ट नहीं और हम इस बात से नहीं सहमत हैं कि एक भ्रष्टाचारी का केस यूं खत्म कर दिया जाए, और इसलिए आप ये लेके वापस जाइए। अब डोनाल्ड ट्रंप परेशान है कि हमने तो डील कर ली, तमाम डील हुई है। तो अब ये स्थिति है, और जब ये स्थिति हो तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज हालात बन गए। और जब ये हालात बन गए हो तो बिल्कुल सही है, वही स्थितियां आ रही। तो आज भारत की यह हालत हो गई कि न घर के रहे न घाट के रहे। और यहां पर हालत यह है कि पुरस्कार ले करके 34 पुरस्कार ले डाले, और 34 पुरस्कार के बाद भी उसके आधे, उसके चौथाई, उसके भी और जो है 1/8 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, वो भी देश भारत के साथ नहीं खड़े। भारत के संकट के समय साथ देने वाला कोई नहीं था। चाइना को हमने भारी भरकम रकम दी, तब कहीं उसने हमको थोड़ी बहुत मदद दी, और उसका हम आज मैन्युफैक्चरिंग उसकी है, हमारी बर्बाद हो गई, और वो हमें आज सब कुछ सप्लाई कर रहा है। हम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग खत्म, हमारे आने वाले बच्चों के लिए भविष्य खत्म। मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा मैंने आप बताया। कोई जल के मरे, कोई एक्सीडेंट में मरे, कोई पेपर लीक से मरे, कैसे भी मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भी संसद में कहा था, इन्होंने ही कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं होगा। और यही छोड़िए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा था कि 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। दोनों सुन लीजिए, राजनाथ सिंह का भी और उनका भी। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। The member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years, 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak. अब समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि 70 पेपर हमने कराए 7 साल में, और 70 में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और ये कोई पुरानी बात नहीं, अभी पिछले ही सेशन में उन्होंने कहा। जबकि 150 पेपर लीक हुए हैं। 150 पेपर लीक के सारे एविडेंस पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने ही 2024 में मान लिया था कि हाँ पेपर तो लीक हुआ है, परीक्षा हम नहीं दोबारा कराई। तो अब आप समझ लीजिए यह स्थिति क्यों है, क्योंकि भारत के अंदर सरकार नहीं चल रही, भारत के अंदर नफरत चल रही।
नफरत के बूते सब चलाया जाता है। और ये नफरत कहीं एक जगह नहीं है, ये नफरत न्यायपालिका तक पहुंच गई और उसका नतीजा आप देखिए। मध्य प्रदेश में एक मॉब लिंचिंग हुई, उस मॉब लिंचिंग में पीट पीट करके 14 लोगों ने मार डाला। एक व्यक्ति को 14 लोगों ने पीट पीट करके मार डाला। अब इस मामले में जब हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां पर जो जस्टिस थी वो इत्तेफाक से मुसलमान थी, लेकिन कानून में सारी मौजूद थे सबूत, और उन्होंने जस्टिस ने इस पर 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि फांसी की सजा बनती थी, रेयर एंड रेयरेस्ट केस था, लेकिन उन्होंने कुछ रियायत दी और उम्र कैद की सजा सुनाई। अब जब उम्र कैद की सजा सुनाई तो उनके खिलाफ पिछले 10 दिनों से तथाकथित हिंदूवादी आंदोलन कर रहे हैं। क्या जज को ये, यदि उन्होंने गलत जजमेंट दिया है उनके खिलाफ अपील में चले जाइए, सिंगल जस्टिस का जजमेंट है, डबल बेंच में जाइए, डबल बेंच नहीं सुने सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आपके पास अभी बहुत सारे बेंच। उसके बाद में राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर ली, राज्यपाल से कर ली, सारी चीजें आपके पास मौजूद। लेकिन साहब यहां स्थिति ये कि चूंकि मुस्लिम जज ने फैसला सुनाया, न्याय दिया, तो मुस्लिम जज को कैसे गाली दी जाएगी, क्या किया जाएगा, यह स्थिति। और यही जो ये दोहरी स्थिति है वो एक और देख लीजिए। एक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी के, हालांकि मैं उन्हें खुद नहीं पसंद करता हूं, आजम खान। वो आजम खान को कि उनके यहां 2 पैन कार्ड है, इस आधार पर 7 साल की सजा पहले सुनाई गई, फिर उसे बढ़ा के 10 साल कर दिया गया। 2 पैन कार्ड है, इस पर 10 साल की सजा। और वहीं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है विराज सागर, वो विराज सागर, उसके यहां तमाम सारे लोग कर्मचारी हैं, उसके फर्जी पते पर प्रमाण पत्र बनवाता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाता है, उन फर्जी तरीके से कंपनियां खोलता है, फर्जी मेडिकल बिल बनवाता है, फर्जी आयकर रिटर्न दाखिल करता है, आयकर विभाग का फर्जी ईमेल क्रिएट करता है और फर्जी बैंकों के जरिए दूसरे खाते खुलवाता है। और इसके बाद में उसकी मां अलका दास अपने यहां जो है 2 पैन कार्ड भी बनवाती, और 1-2 के नहीं जाने कितने के। लेकिन इस पूरे मामले में ना तो आज तक कोई FIR हुई, ना ही कोई कार्रवाई। तो यह दोगला चरित्र भी है, ये उत्तर प्रदेश और बीजेपी का यह चरित्र है। तो दोनों को आपने देख लिया, ये आजम खान है, ये देख लीजिए, और ये विराज है, ये देख लीजिए। तो अब आप समझ लीजिए जितने भ्रष्टाचारी पापी हैं उन्हें संरक्षण कौन देगा, यही देंगे। अब आप सोच लीजिए। एक और किस्सा बता देता हूं, वाराणसी का। वाराणसी में गंगा में नाव पर बियर पीने पर कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद वो 14 मुस्लिम लड़के, उनको उस मामले में जेल भेजा गया, वो 2 महीने जेल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहां बीजेपी पार्षद की नाव में मीट भी बनता है, मटन भी बनता है, दारू भी पी जाती है, सब कुछ होता है, और उसके बाद उनको अगले ही दिन सबको बेल मिल जाती है। यानी 24 घंटे भी वो जेल में नहीं। तो यह स्थिति होगी, तब आपका क्या होगा, तो आप देश का नुकसान करेंगे। तो देश का भी नुकसान जान लीजिए कि जिस तरह के हालात बने, इन हालात में भारत के लिए सामरिक और व्यापारिक दोनों दृष्टिकोण से चाबहार एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और यह एयरपोर्ट जो ईरान में के क्षेत्र में आता था, ये हमसे छिन गया। और इसके बाद अब बांग्लादेश में जो हमारा सामरिक दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट था, और वो बांग्लादेश का था, वो हमने ले रखा था, मंगला पोर्ट कहते हैं, और उस पोर्ट को अब बांग्लादेश ने भारत से छीन कर चीन को दे दी, यानी आपके दुश्मनों को दिए। वहां वो पाकिस्तान को मिल रहा है, यहां वो चीन को मिल रहा है। भारत को क्या मिल रहा है, बाबा जी का। उधर श्रीलंका जो हमें एक पोर्ट दिए हुए था, वो भी उसने चाइना को दे दिया। यानी आप
चारों तरफ से घेर दिए गए, इधर का समुद्र हो, उधर का समुद्र हो और उधर का समुद्र। आप बचेंगे कहां से? आपके पास जो आपकी ताकत होती। इसके बाद ऊपर देखें, हमारे पास में एक पॉइंट था जो हमने रसिया और ईरान और उसके सीमा पे ऐसी जगह रखा था जहां के जरिए हम पूरी वैश्विक निगरानी रख सकते थे, चाइना से लेके सब पे कंट्रोल, वो भी हमसे छिन गया। तो ये हमारी विदेश नीति कि हम अवार्ड ले रहे हैं, नाच देख रहे हैं, घूम के हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों के चक्कर काट रहे हैं। हजारों हजार करोड़ रुपया उन्होंने खर्च कर दिया अपनी विदेश यात्राओं, और भारत को हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। अमेरिका की गुलामी, सलामी और फादरलैंड मिल गया। क्या कि हम सलाम करें इजराइल को, जो इजराइल अभी चंद साल पहले बना, और हमारा जो इतिहास हम बताते हैं कि इतने हजार साल पुराना है। साहब, हमारा वो बाप, हम नहीं कह रहे, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि आपके देश को कहां लाके खड़ा कर दिया। राम के नाम पे राम को बेच डालेंगे, चंदा चोरी कर लेंगे, यहां ये करेंगे और देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। यही इस सरकार का सच। जय